नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 11th ऑफ जुलाई 11 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की क्लास को आप लोग रेगुलर फॉलो करिए और साथ ही साथ जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, कोशिश क्या करिए उसको डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनका रिवीजन करिए। तो दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला चैटबॉट, ठीक है, चैटबॉट लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा, ये पहला भारत का पहला चैटबॉट है जिसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर दोस्तों, उसने भारत का पहला टेली मानस, ध्यान रखिएगा टेली मानस, मानस का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, ठीक है। तो ये मानस का फुल फॉर्म है टेलीमेडिसिन, ठीक है। टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया है जो संकट में फंसे लोगों के साथ तुरंत बातचीत करेगा, यानी कि जिनको मेंटल हेल्थ के कोई इश्यू होगा, ठीक है, लाइक डिप्रेशन हो सकता है, ओसीडी हो सकता है, ऐसी जो कोई भी समस्या होगी उसमें जो है तुरंत वो जो लोग फंसे होंगे मानसिक जो है विकार से, उनसे तुरंत ये बातचीत करेगा। टेलीमेडिसिन की बात किया, टेलीमानस की बात किया जाए तो ये 2 स्तरीय प्रणाली है दोस्तों। टेली से ध्यान रखिएगा, टेलीफोन के माध्यम से जो मानसिक विकारों को दूर करने के लिए सहयोग करना, ठीक है, टेलीमानस है ये। टीयर 1 में देखा जाए राज्य टेलीमानस सेल जो है वो शामिल है। इसमें प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य विश्लेषण जो है वो शामिल किए जाएंगे। वही टीयर 2 की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें जो है शारीरिक परामर्श के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मेडिकल कॉलेज संसाधनों के विशेषज्ञ या फिर ठीक है ऑडियो विजुअल परामर्श के लिए ई संजीवनी शामिल है। अब ई संजीवनी क्या है दोस्तों, तो ये एक राष्ट्रीय डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सेवा है, यानी कि जो डॉक्टर और डॉक्टर आपस में जो टेलीफोन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, ठीक है, जो है बात करते हैं, वही क्या है, डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन है। और ये क्या करता है, डिजिटल टेलीफॉर्म के माध्यम से, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक शारीरिक परामर्श का विकल्प प्रदान करने का प्रयास करता है। यानी कि पहले के लोग, पता है, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, लाइक टेलीफोन नहीं था या कोई और भी माध्यम नहीं था, डिजिटल माध्यम नहीं हुआ करता था, तो लोग पारंपरिक तरीकों में क्या था, आपस में एक दूसरे के सामने बैठ करके परामर्श प्रदान करते थे। लेकिन ये एक विकल्प प्रदान करता है, ठीक है, किसका विकल्प प्रदान करता है, तो ये शारीरिक परामर्श का विकल्प प्रदान करता है। यानी कि कोई अगर दूर भी है तो वो टेलीफोन के माध्यम से या फिर डिजिटल किसी अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे से बात करके परामर्श ले सकते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का यह एक एकीकृत हिस्सा है दोस्तों, क्या, टेलीमानस। तो टेलीमानस का आप लोग को फुल फॉर्म ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दिया होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टेली जो मानस है बेसिकली किस जो है हेल्थ इश्यू के लिए बनाया गया है, चैटबॉट बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ और भी करंट अफेयर को जो अन्य राज्यों से संबंधित है, जैसे कि देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कहाँ दोस्तों, उत्तराखंड में। तो ये इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है और ये देश का पहला है। वही सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, कौन सा दोस्तों, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है वो सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों, मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था दोस्तों, और ये ध्यान रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 2700 किलोमीटर के क्षेत्रफल में 2 रिजर्व क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस कर्मियों को तैनात किया है जो अद्वितीय मेलानिस्टिक बाघों के लिए आवास है। तो एक तरीके से सिमलीपाल देखिए, ये मेलानिस्टिक बाघ होते हैं जिनके कलर पे ये काले रंग की धारियां, जिनके शरीर पे ये काले रंग की धारियां होती हैं, उन्हीं को मेलानिस्टिक बाघ कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र है ये मेलानिस्टिक बाघों का आवास, ठीक है,
का आवास है, जिसके संरक्षण के लिए, जिनकी सुरक्षा के लिए जो है सशस्त्र पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। मेलानिस्टिक का अर्थ होता है दोस्तों मेलानिन, जो हमारे शरीर के रंग के लिए जो है एक तरीके से होता है, और ये पदार्थ जो होता है ये त्वचा या बालों को रंजकता यानी कि रंग प्रदान करता है, और ये समान स्तर से अगर अधिक होता है हमारे शरीर में या किसी जीव के शरीर में तो ये त्वचा और बालों का रंग बहुत काला कर देता है। ठीक है, अगर हम बात करें सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसे औपचारिक रूप से 1956 में एक बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया था। फिर आगे चल करके जब प्रोजेक्ट जो है टाइगर, साथ ही इसको जो है जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर के भी तहत इसको लाया गया था सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को। फिर इसे 1994 में, जून 1994 में इसको बायो रिजर्व घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, और 2009 में ध्यान रखिएगा इसे बायोस्फीयर रिजर्व का जो यूनेस्को विश्व नेटवर्क है उसका भी ये भाग रहा है। और ये किस रिजर्व का हिस्सा है, तो मयूरभंज, जो कि उड़ीसा में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मयूरभंज हाथी रिजर्व किस राज्य में है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों उड़ीसा में है। और इसी मयूरभंज हाथी रिजर्व का, ठीक है, हाथी रिजर्व का भाग है कौन, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, और ये भौगोलिक दृष्टि से तो पूर्वी घाट के पूर्वी छोर पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं उड़ीसा के कुछ अन्य जो है प्रमुख संरक्षित क्षेत्र यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान और जो अभ्यारण्य है उड़ीसा में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में, अगला देखा जाए तो बदरमा वन्यजीव अभ्यारण्य, अगला देखा जाए तो चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर हथगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, बेसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, लखीरी घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, और लास्ट है गहीर माथा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ओलिव रेडले टर्टल के लिए ये जाना जाता है काफी ज्यादा, ओलिव रेडलर, ठीक है, रेडले टर्टल के लिए कौन, गहीर माथा वन्यजीव अभ्यारण्य। कई बार यूपीएससी और यूपीपीसीएस वगैरह में ये जो है गहीर माथा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है, भितरकनिका भी पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये महत्वपूर्ण टाइगर जो है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व है उड़ीसा राज्य से संबंधित। आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ और भी करंट अफेयर को, जैसे कि भारत में जो है, ब्रिटेन में जो है भारत के कुछ संरक्षणविद थे उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो भारत के जो राजा है दोस्तों चार्ल्स तृतीय और रानी जो है कैमलिन, वो यहाँ एक जो है ब्रिटेन में एक समारोह हुआ था, और उस समारोह में भारतीय जो संरक्षणविद हैं, ऑस्कर विजेता जिनको ऑस्कर मिला था इस बार उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए, कौन सी दोस्तों, द एलिफेंट विस्पर, उनकी जो निर्माता है कार्तिक गोंसाल्वे, और जो 70 आदिवासी कलाकारों के रियल एलिफेंट एक्टिविटी जो है कलेक्टिव को प्रतिष्ठित हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना प्रारंभ किया है, तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है दोस्तों, ये क्या है, हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा ने जो है इसे प्रारंभ किया है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों दुष्यंत चौटाला, उन्होंने राज्य के गुड़गांव जिले में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लागू होने की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित जीएसटी डे 2023 कार्यक्रम में करदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा समेत देश के 5 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है। ठीक है, मेरा बिल मेरा अधिकार, तो हरियाणा के साथ साथ 5 राज्यों में भी इसको शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, इस योजना के तहत जो भोक्ता होगा, अगर वो कोई खरीदारी कर रहा है तो जो खरीदारी के वक्त जो बिल होता है उस बिल को उसे लेना होगा, और बिल जो है वो पोर्टल पर, जो गवर्नमेंट का पोर्टल है उस पर अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो कॉप्स फंड से जो ड्रा ऑफ लॉट्स, ठीक है, जारी किया जाएगा, उसमें उपभोक्ताओं को 30 करोड़ तक के इनाम भी दिए जाएंगे। तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू करा गया है दोस्तों हरियाणा से। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि हरियाणा सरकार ने जो 45 से 60 वर्ष के आयु के कम अविवाहित जो महिला पुरुष है या फिर विधुर जो है, ठीक है, जो 40 से 60 वर्ष के आयु तक के होंगे, उनको क्या किया गया है दोस्तों, सरकार की तरफ से एक मासिक पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत जो है प्रति माह उनको 2750 रुपए सरकार की तरफ से मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा हर महीने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किस शहर में होगा, तो तीसरे विश्व हिंदू, ठीक है, सम्मेलन का आयोजन ये होगा दोस्तों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, नवंबर में इसका आयोजन किया जाएगा।
तो ये 3 दिवसीय सम्मेलन होगा, 3 दिनों तक चलेगा ये विश्व हिंदू सम्मेलन। और इसका आयोजन देखिए विश्व हिंदू फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। 24 नवंबर को किया जाएगा। कहाँ पे? तो बैंकॉक के कन्वेंशन सेंटर में। ये वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन है, वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। और इसके ट्रस्टी कौन है? स्वामी विज्ञानंद। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। स्वामी विज्ञानंद विश्व हिंदू फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी के साथ ही विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव भी हैं। इस आयोजन में देखिए उत्तर प्रदेश के दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक, ठीक है, जो है मोहन भगत और माँ अमृतानंदनी को भी आमंत्रित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा किसे किसे किया गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संघ चालक हैं मोहन भागवत को, और माँ अमृतानंदमयी को जो है आमंत्रित किया गया। और ध्यान रखिएगा भारत के किसी भी राजनीतिज्ञों में से जो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को ही, योगी आदित्यनाथ जी को ही आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन में पूरे विश्व से हिंदू संगठन के प्रतिनिधि और प्रमुख बौद्ध गुरुओं को आमंत्रित किया गया है। अगर हम बात करें पहला वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस कहाँ पे हुआ था, तो 2014 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। दूसरा दोस्तों 2018 में हुआ था, अमेरिका शिकागो में हुआ था। और तीसरा होने वाला है थाईलैंड के बैंकॉक में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए कुछ और भी सम्मेलनों की बात कर लेते हैं, जैसे कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया, यूएसए का शहर न्यूयॉर्क। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। वहीं पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? अमेरिका में। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? हरिद्वार में हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो ICAR के अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बी नीरज प्रभाकर को चुना गया है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं तो इसे बी नीरज प्रभाकर, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 16 जुलाई को हुई थी 1929 में। मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक है हिमांशु पाठक। बात कर लेते हैं कुछ और भी नियुक्तियों की जो हाल फिलहाल में हुई है, जैसे कि हाल ही में गूगल ने भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया है। किसे किया है दोस्तों? श्रीनिवास रेड्डी को किया है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। किसे? आधव अर्जुन को चुना गया है। वहीं ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? शबाना नसीम को किया गया है। अगला, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला, ध्यान रखिएगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो पहली महिला प्रमुख बनी है वो परमिंदर चोपड़ा बनी है। वहीं CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो पहली महिला जिनकी नियुक्ति हुई है ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वहीं एशियाई हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया किसे? सलीमा टेटे को नियुक्त किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी जिनको हम लोगों ने देखा। अब बात करते दोस्तों अगले प्रश्न की कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अंकटाट के द्वारा। आइए बात करते हैं तो जो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है दोस्तों, उसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था सभी के लिए सतत ऊर्जा में निवेश, ठीक है, ये रिपोर्ट जारी किया गया। यानी कि विश्व निवेश जो है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो जारी किया जाता है वो अंकटाट के द्वारा जारी किया जाता है। और इस वर्ष का देखिए विषय क्या था? सभी के लिए सतत ऊर्जा में निवेश। इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, जैसे कि जो एशिया के डेवलपिंग नेशन है यानी कि जो विकासशील देश हैं, उनमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 662, ठीक है, 662 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर अपरिवर्तित रहा है। वहीं भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है, तो भारत में 10% और एशियाई दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जो आसियान कंट्रीज है उनमें
5% की वृद्धि के साथ शीर्ष पर्याप्त करता है, यानी कि प्राप्त करता है। तो अगर देखा जाए भारत और जो पूर्व एशियाई देश है, ठीक है, दक्षिण पूर्व जो एशियाई देश है, उनमें एफडीआई का फ्लो ज्यादा बना हुआ है। अगर हम बात करें वैश्विक एफडीआई में, तो एशिया का योगदान देखा जाए तो 50%, यानी कि जो एफडीआई ज्यादा किस क्षेत्र में दोस्तों देखने को मिल रही है, एशिया में। उसी में विकासशील देशों में एफडीआई जो वृद्धि है वो असमान रूप से साझा की गई, यानी कि हर क्षेत्र में जो विकासशील देश हैं उनमें बराबर रूप से जो है एफडीआई नहीं आ रही है। जो एफडीआई आ रही है वो अधिकांश जो वृद्धि देखी जा रही है वो कुछ ही उभरती अर्थव्यवस्थाओं में देखा जा रहा है, जिसमें से भारत भी एक है। तो भारत बहुत ज्यादा एफडीआई को प्राप्त करता है। एफडीआई का भारत देखा जाए उन 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिनके क्षेत्र में लगभग 80% एफडीआई का प्रभाव है। और अन्य देखा जाए कौन कौन से देश हैं जहाँ एफडीआई का प्रभाव जाता है, जैसे कि चीन है, सिंगापुर है, हांगकांग है और संयुक्त अरब अमीरात है। तो ये वो क्षेत्र हैं जिसमें बताया गया है कि एफडीआई का फ्लो ज्यादा है। किस रिपोर्ट में दोस्तों? तो विश्व निवेश रिपोर्ट, जो कि अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ्रांस का स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? ठीक है, तो फ्रांस ने स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है दोस्तों फ्रांस ने यूएई के साथ, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है। तो हाल ही में देखा जाए तो फ्रांस ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से बदलाव के लिए, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ, ठीक है, सहयोग के लिए क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस क्षेत्र के दोस्तों? तो स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से बदलाव के लिए। इस सहयोग के तहत दोनों देशों के बीच ऊर्जा संबंधित तकनीकों और व्यावसायिक आविष्कारों, अनुसंधान और विकास और ऊर्जा क्षेत्र में साझा नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, इस समझौता, इस सहयोग के तहत यह सहयोग दोनों देशों के लिए स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों के विकास और उपयोग को बढ़ावा देगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि फ्रांस और यूएई के बीच में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से बदलाव के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के पुनर्विकास के लिए इकमरा परियोजना प्रारंभ की है? तो इकमारा परियोजना जो प्रारंभ किया गया है वो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, 11वीं सदी के जो लिंगराज मंदिर है उसके पुनर्विकास के लिए। तो प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए अपनी सरकार के प्रयास के तहत उड़ीसा के मुख्यमंत्री दोस्तों नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के 11वीं शताब्दी के ध्यान रखिएगा, लिंगराज जो मंदिर है दोस्तों वो उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 280 करोड़ रुपए की इकमरा परियोजना की आधारशिला रखी है। तो इकमरा परियोजना ध्यान रखिएगा, जो लिंगराज मंदिर है उसके पुनर्विकास के या फिर उसके आसपास के क्षेत्रों में विकास के लिए ये परियोजना जो है, इस परियोजना की आधारशिला रखी गई है उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी के द्वारा। ये जो है परियोजना शुरू की गई थी, इकमरा परियोजना, जो कि भुवनेश्वर का प्राचीन नाम है, 2019 में शुरू की गई थी। और ये इकमरा क्षेत्र सुविधाएं और स्मारक, ठीक है, स्मारक पुनरुद्धार कार्यवाही, ठीक है, इसी का मतलब है, ये ध्यान रखिएगा, इकमरा का फुल फॉर्म है ये। योजना के तहत नवीन पटनायक सरकार ने भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के आसपास लगभग 80 एकड़ जमीन विकसित करने की योजना बनाई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर में ही है लिंगराज मंदिर, जो आपसे पूछा जाता है कई बार। 2-3 मंदिर एक तरफ दे देंगे मंदिर का और फिर एक तरफ शहर दे देंगे कि किस शहर से संबंधित है। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, विरूपाक्ष मंदिर। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेब के लिए एनईसीएल के साथ समझौता किया है? तो एनईसीएल के साथ जो है समझौता किया है किस बैंक ने, किस प्रोजेक्ट के लिए? प्रोजेक्ट वेब के लिए। ये किया है इंडियन बैंक ने। ठीक है, तो इंडियन बैंक ने प्रोजेक्ट वेब के लिए एनर्जी स्टोरेज परियोजनाओं का विकास यानी कि एनईसीएल के साथ समझौता किया है। प्रोजेक्ट वेब क्या है दोस्तों? ये एक ऊर्जा संगठन है जो अत्याधुनिक ऊर्जा संचयन प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग को प्रमोट करने के लिए गठित किया गया। ठीक है, तो किसके, जो प्रोजेक्ट वेब किसके लिए गठित किया गया दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, ऊर्जा संगठन है और अत्याधुनिक ऊर्जा संचयन प्रवृत्ति के विकास और साथ ही साथ उपयोग को प्रमोट करने के लिए इसको गठित किया गया है। बात करें एनर्जी स्टोरेज परियोजनाओं का विकास क्या है, ये एक
अग्रणी ऊर्जा संचयन कंपनी है और यह समझौता इंडियन बैंक को प्रोजेक्ट वेब के लिए वित्तीय समाधान प्रदान करने में मदद करेगा। इस साझेदारी से ऊर्जा संचयन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का विकास और उनके व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। एक तरीके से नवीनतम तकनीकी के विकास के लिए और उन तकनीकों का व्यावसायिक उपयोग के लिए जो है NECL और जो है इंडियन बैंक ने प्रोजेक्ट वेब के तहत समझौता किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? तो जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता जो शुरू किया गया है वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो राजस्थान सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है। तो जो है ये वीडियो प्रतियोगिता एक्चुअली उद्देश्य क्या है? तो जितने भी जन सम्मान योजना के अंतर्गत ठीक है जो सरकारी योजनाएं थी उन सरकारी योजनाओं की जो सफलतापूर्वक उपयोग का प्रचार प्रसार करना ही यही इस जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता का उद्देश्य है। इसमें लोग क्या करेंगे? लोगों को आपसी प्रभावकारी कहानियों और अनुभवों के माध्यम से जन सम्मान योजना की महत्वपूर्णता समझाई जाएगी। तो सबसे पहली बात जो है कुछ कहानियों के माध्यम से या फिर अनुभवों के माध्यम से जो जन सम्मान योजना है वो कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, उसकी उपयोगिता, उसकी कितना महत्वपूर्ण है ये समझाया जाएगा। और इस प्रतियोगिता में देखिए क्या किया जाएगा? तो इस प्रतियोगिता में लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से उनके अनुभव और योजना के प्रभाव को साझा करने का मौका मिलेगा। तो अपनी योजना जो भी सरकार के द्वारा योजना है उसके प्रति लोगों का क्या अनुभव रहा है, कितना लाभ मिला है, ये सब जो है एक वीडियो के माध्यम से लोग इस प्रतियोगिता में लोग अपनी वीडियो को साझा करेंगे। तो जन सम्मान ठीक है वीडियो कॉन्टेस्ट जो है लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। दोस्तों हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि बांग्लादेश के क्रिकेटर जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा वापस ले ली। पहले तो इन्होंने घोषणा किया था कि वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे, लेकिन अब अपने जो डिक्लेरेशन था उसको वापस ले लिया। कौन थे दोस्तों? ये तमीम इकबाल। तो तमीम इकबाल जो है ये बांग्लादेश के क्रिकेटर है। वही भारत पे ने अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त किया है। किसे किया है? पंकज गोयल को किया है। UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। किसे किया है? वृंदा ग्रोवर को किया है। व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की है। किससे? तो एक्सिस बैंक से। वहीं भारतीय फिल्म निर्देशक ने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है, वो मिला है शेखर कपूर को मिला है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जाइए डाउनलोड करिए और साथ ही साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। दोस्तों फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए मैम हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।